न्यूज है। ऑनलाइन पोर्टल से लेकर निषेध अधिकारियों तक बाल विवाह की सूचना देने और उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए उपाय। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी प्रवर्तन, न्यायिक उपायों और प्रौद्योगिकी संचालित पहलों पर जोर दिया। कानूनी प्रवर्तन शीर्षक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों के कार्यों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। इसने कहा कि व्यक्तिगत जवाबदेही को सक्षम करने और बाल विवाह के किसी भी नियोजित आयोजन के खिलाफ तत्काल निवारण उपाय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीएमपीओ के 3 तिमाही रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला एवं बाल विकास तथा गृह मंत्रालयों को बाल विवाह रोकथाम पहलों की प्रभावशीलता तथा रिपोर्ट के लिए मामलों के प्रतिक्रिया समय और परिणाम का आकलन करने के लिए सीएमपीओ तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तिमाही निष्पादन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। न्यायिक उपायों की दिशा में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत अधिकार प्राप्त सभी मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह के आयोजन को रोकने के लिए स्वप्रेरणा से निषेधाज्ञा जारी करने सहित सक्रिय उपाय करने का आदेश दिया गया है। पीठ ने कहा, मजिस्ट्रेटों को सामूहिक विवाह के लिए जाने वाली शुभ दिन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए जब बाल विवाह की घटनाएं उल्लेखनीय रूप से अधिक होती है। केंद्र और राज्य सरकारों को पीसीएमए के तहत मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल विवाह को रोकने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें समुदायों के भीतर स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संदर्भों को दर्शाने वाले प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हो। पीठ ने कहा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित रूपरेखा और सीएसी व्यापक कामुकता शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विचारों के अनुकूल स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक कामुकता शिक्षा को एकीकृत करने का निर्देश दिया जाता है। इसने कहा कि पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों को पीसीएमए के कानूनी पहलुओं, बाल अधिकारों और नाबालिगों से जुड़े मामलों के प्रति संवेदनशीलता पर केंद्रित प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशेष रूप से बाल विवाह के जोखिम वाली लड़कियों पर लक्षित व्यापक शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वकीलों और कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बाल विवाह पीड़ितों से संबंधित कानूनी सहायता सेवाओं और दीर्घकाल पुनर्वास योजना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एनएएसए के सहयोग से बाल विकास की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक निर्दिष्ट पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया पर बाल विवाह के खिलाफ सूचना प्रसारित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां बाल विवाह अधिक संख्या में होने की संभावना है। इसने केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों को प्रत्येक राज्य के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट के आवंटन की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बाल विवाह को रोकना और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना है। पीठ ने निर्देश दिया कि उनके फैसले की प्रति अनुपालन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य के सचिवों को भेजी जाए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बाल विवाह को रोकने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र की मांग करने वाली याचिका पर आया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, वकील के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उद्धृत पूर्ण विशेषाधिकार सिद्धांत। अब देखते हैं कि ये पूर्ण विशेषाधिकार सिद्धांत होता क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा को इस सिद्धांत के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो प्रतिवादी को उन्मुक्त करता है
चाहे कार्रवाई कितनी भी गलत या प्रेरित क्यों न हो। क्या न्यायिक कार्यवाही में विरोधी पक्ष के विरुद्ध अपमानजनक बयानबाजी के लिए किसी वकील पर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो आइए देखते हैं। मानहानि का मुकदमा खारिज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय 21 फरवरी 2024 के फैसले की पुष्टि करते हुए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक व्यवसायी के खिलाफ निचली अदालत में समक्ष कुछ बयान दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया, हम उच्च न्यायालय के कथित फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। आपको बताना है कि स्पेशल लीव पिटीशन जो होता है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। व्यवसायी पंकज ओझवाल ने पाहवा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 14 जुलाई 2022 को न्यायिक कार्यवाही में उनके बारे में कुछ अपमानजनक बयान दिए थे। न्यायिक कार्यवाही में दिए गए बयानों की रक्षा करने वाले पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी वर्ष 2024 में 21 फरवरी को ओसवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको खारिज कर दिया। अब देखते हैं कि पूर्ण विशेषाधिकार सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई और ये किसे प्राप्त है। पूर्ण विशेषाधिकार सिद्धांत की उत्पत्ति न्यूयॉर्क के कॉर्नेल लॉ स्कूल में गैर लाभकारी लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के अनुसार मानहानि के मामले में पूर्ण विशेषाधिकार का तात्पर्य इस तथ्य से है कि कुछ परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मानहानिकारक बयानों के लिए उत्तरदायी से मुक्त होता है। यह सिद्धांत कुछ खास संदर्भों या स्थानों पर दिए गए बयानों पर लागू होता है और यह एक पूर्ण बचाव है। जब ऐसा विशेषाधिकार किसी व्यक्ति के भाषण पर लागू होता है तो यह मायने नहीं रखता कि अपमानजनक भाषण झूठा था या वक्ता का इरादा क्या था। अमेरिकी अतिरिक्त कानून न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, जूरी सदस्यों, विधायी कार्यवाहक, कानूनी प्रशासकों तथा मुकदमे के दौरान या अभिवचन में पक्षकार द्वारा दिए गए बयानों में गवाहों को भी यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो भारतीय न्यायालयों ने इसकी व्याख्या कैसे की है वो देखते हैं। वर्तमान मामले में पाहवा के वकील ने चुन्नी लाल बनाम नरसिंह दास 1917 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने बताया कि इंग्लैंड में पूर्ण विशेषाधिकार के नियम की उत्पत्ति इस भावना से हुई थी कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के आचरण को जूरी द्वारा जांच का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसे न्यायिक कार्यवाही में शामिल अन्य व्यक्तियों जैसे गवाहों, पक्षों और जूरी सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए और कहा कि भारतीय संदर्भ में ऐसा कोई विचार नहीं उठता है। इस सिद्धांत पर कानूनी शून्यता को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा कि भारत में मानहानि के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में वैधानिक कानून के अभाव में कोई कारण नहीं है कि अंग्रेजी कानून का पालन न किया जाए। तो देखिए, इसके लिए भारत में अभी वर्तमान में कानून नहीं है, अतः ये जो 1917 का मामला है उसी को आधार बनाया गया है। और पीठ ने यह कहा कि किसी मुकदमे में प्रयुक्त मानहानिकारक शब्द पूर्ण विशेषाधिकार के आधार पर कार्रवाई योग्य नहीं है और इसी के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि मानहानि पर कानून क्या है। तो मानहानि का अपराध में सिविल अपराध और आपराधिक अपराध दोनों शामिल है, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों क्राइम शामिल होते हैं। आपराधिक मानहानि आईपीसी की धारा 499 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आती है। सिविल मानहानि की बात करें तो सिविल मानहानि के लिए मौद्रिक मुआवजे के साथ दंडित किया जा सकता है और इसे आगे दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, मानहानि और बदनामी। पहला लिखित रूप में प्रकाशित होगा तो मानहानिकारक बयान को संदर्भित करता है,
जबकि अगर मौखिक रूप से अगर कुछ कहा गया है तो वो बदनामी को संदर्भित करता है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मानहानि के मामले में प्रतिवादी के पास कुछ बचाव उपलब्ध है। इसमें सत्य, निष्पक्ष टिप्पणी और विशेषाधिकार शामिल है। अब देख लीजिए कि मानहानि के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के बचाव क्या हैं। अदालत ने कहा कि यद्यपि सत्य या औचित्य एक पूर्ण बचाव है, लेकिन प्रतिवादी को यह स्थापित करना आवश्यक है कि उसके द्वारा दिया गया बयान काफी हद तक सत्य है। जहां तक निष्पक्ष टिप्पणी के बचाव का सवाल है, अदालत ने कहा कि इसका सहारा आमतौर पर प्रकाशनों, पत्रकारों और राय बनाने वालों द्वारा लिया जाता है और अदालतों को यह जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या व्यक्त किए गए विचार तथ्यों के आधार पर एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा ईमानदारी से रखा गया है अथवा नहीं, जो उस समय ज्ञात थे जब ऐसी राय व्यक्त की गई थी। विशेषाधिकार के बचाव में न्यायालय ने कहा कि यह दो प्रकार के होते हैं, योग्य और पूर्ण। योग्य विशेषाधिकार प्रतिवादियों को मानहानि की कार्रवाई से तभी बचाता है जब इसका कानूनी या नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित तरीके से प्रयोग किया जाता है और इसे सशर्त विशेषाधिकार भी कहा जाता है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार का विशेषाधिकार दो चरम स्थितियों के बीच की जगह घेरता है, यानी विशेषाधिकार की पूर्ण अनुपस्थिति और पूर्ण विशेषाधिकार की उपस्थिति। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।